Assalamualaikum dear students, welcome in my channel. In this video we will learn about the chapter gravitation. ये क्लास 10 साइंस फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। हम इसके बारे में देखेंगे ग्रेविटेशन। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Okay, in this chapter we will see the gravitation. What is gravitation? Kepler's laws, acceleration due to the gravitational force of the earth, free fall, circular motion and centripetal force, Newton's universal law of gravitation, escape velocity. Okay, first we have to recall and about previous class, what we have learned about in a previous class. What are the effect of forces acting on an object? ओके, फोर्स के इफेक्ट क्या है? अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होती है तो उसके क्या इफेक्ट है? हमने प्रीवियस क्लास में हमने लर्न किए है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़े कि अगर फोर्स है, अगर किसी ऑब्जेक्ट्स पे अगर फोर्स एक्ट होती है तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव होता है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन तो ऑब्जेक्ट में क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मीन्स वेलोसिटी चेंज होती है। देर आर दी टू टाइप्स ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स एक वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू देयर change in magnitude, or another is velocity changes due to change in their direction, and also both velocity changes due to the change in magnitude and change in direction. Okay, effect of forces and the different types of forces like contact force, non contact force. Okay, contact force means frictional force. Frictional force is the contact force, and non contact force gravitational force, electromagnetic force, magnetic force. These are the non contact force we have learned in a previous lectures. Okay, we have also learn about the gravitational force. Gravitational force is a force of the earth by which every object attracts us toward the earth. Okay, okay, in a previous class we have seen that ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक यूनिवर्सल फोर्स है, एक अफाकी फोर्स है, यानी यूनिवर्सल फोर्स है। ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स में या है ना, कि ये हर दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहती है, नॉट ओनली इन द अर्थ। ये यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ड्यू टू देयर मासेस, and also we have learned the discover of this force. Okay, we have learned that, as we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, है ना, कि हमने ये स्टोरी पढ़ी है ना, कि आइजैक न्यूटन ओके एक ट्री के नीचे क्या बैठे हुए थे और एक एप्पल क्या हुआ, नीचे गिर गया। ओके, तो ये आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, उसने थॉट्स करे कि एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नीचे गिरा, है ना, ये जो एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों फॉल हुआ। कि उनको ये क्वेश्चन आया कि ये जो एप्पल है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों फॉल हुआ। ओके, एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों फॉल हुआ। ओके, एप्पल ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों फॉल हुआ। एप्पल वर्टिकल को एंगल बनाते हुए इंक्लाइनली फॉल क्यों नहीं हुआ, या फिर ये हॉरिजेंटली मूव क्यों नहीं हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों हुआ, है ना। तो इसके ऊपर सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सोचा, है ना, और उसके बाद वो कुछ नतीजे पर पहुँचे, यानी कुछ उन्होंने कंक्लूड किया, क्योंकि देर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ, देर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है ना, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ द
अर्थ है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट्स यहाँ भी रहेगा तो वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड द अर्थ और उसका जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ क्या होगा, आएगा। ऑब्जेक्ट क्या भी है उसका जो डायरेक्शन है ओके सेंटर ऑफ द अर्थ के तरह, ये सर आइजैक न्यूटन ने कंक्लूड किया। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट force is necessary to change the speed as well as direction of an object। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि एक अनबैलेंस फोर्स का होना क्या ज़रूरी है। स्पीड और किसी भी बॉडी जो ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स का होना क्या ज़रूरी है, ये हमने पढ़ा था। और हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस भी पढ़े थे, है ना, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया था, है ना, कि किसी भी बॉडी का मोशन है ना, क्या बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, बॉडी हमेशा क्या रेस्ट में रहेंगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होंगी। क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था। ओके, आपको सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड एक एक्टिविटी क्या है करनी है, इसके अंदर दिया है ना, कि एक स्टोन क्या करना है, स्ट्रिंग को टाई करना है और उसे क्या करना है, रोटेट करना है अपने हैंड से। ओके, जब तक आप उसको रोटेट करेंगे ओके तो वो क्या करेंगे, स्ट्रिंग जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो जब तक आप उसे है ना कि होल्ड किए हुए स्ट्रिंग को, तो आप क्या कर रहे हैं, स्टोन की तरफ आप एक फुल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं स्टोन, है ना, पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, कि आप अपने हैंड की तरफ उस स्टोन को क्या पुल कर रहे हैं, मीन्स आपके ये हैंड्स की तरफ आ रहा है वो। ओके, यू आर पुलिंग द फोर्स, है ना, यू आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स योर हैंड, आपने जहाँ पर उस स्ट्रिंग को पकड़ा है वहाँ पर आप क्या उस तरफ आप एक फोर्स क्या कर रहे हैं, स्टोन पे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी तरफ आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इन दिस केस स्पीड ऑफ द स्टोन रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजेस। ओके, if you are release the string, then your stone will be fly tangent to the circle। ओके, आपका स्टोन क्या टेंजेंट टू द सर्कल, है ना, सर्कल को टेंजेंट करते हुए आपका स्टोन फ्लाई करेगा जैसा, ड्यू टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी, if it completes the number of circles then average velocity is 0, but there is instantaneous velocity and the direction of the instantaneous velocity is always tangent to the circle। ओके, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वजह से अगर आप स्ट्रिंग रिलीज करते हैं तो वो टेंजेंशियली स्टोन आपका क्या होगा, मूव होगा। ओके, आर यू वेटिंग, आपका स्टोन अगर टेंजेंशियली क्या होगा, मूव होगा। ओके, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो इसके अंदर in a uniform circular motion the direction of the acceleration is always towards the center of the circle। okay, डायरेक्शन उसका क्या है, हमेशा सर्कल सेंटर रहेगा, एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो मीन्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेशन हो रहा मीन्स इसके लिए फोर्स का होना क्या ज़रूरी है। ओके, तो जो फोर्स अप्लाई होती है उस फोर्स का भी डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ रहता है। क्या उसका फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, यानी सेंटर की तरफ जाने वाली फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स रहती है जो सेंटर की तरफ जाती है, कि ये भी फोर्स है, ये भी एक्ट होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट केपलर्स फर्स्ट लॉ। ओके, केपलर्स फर्स्ट लॉ, देयर आर द 3 लॉज ऑफ द केपलर्स। के केपलर्स एक साइंटिस्ट है, तो देयर आर द 3 लॉ ऑफ द केपलर्स। ओके, 3 लॉज है जिसे हम कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। के केपलर्स फर्स्ट लॉ, व्हाट केपलर्स फर्स्ट लॉ से
द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। ओके गेटिंग। तो जो प्लैनेट्स जो भी रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, तो उन प्लैनेट्स का ऑर्बिट, उन प्लैनेट्स का जो भी एक ऑर्बिट है वो इलिप्स है। क्या है वो सर्कुलर नहीं है। केप्लर कह रहे हैं कि उन प्लैनेट्स का जो भी ऑर्बिट है वो इलिप्स है। ओके इलिप्स, यू नो अबाउट, वो कह रहे हैं वो इलिप्स है। यू नो अबाउट द इलिप्स। इलिप्स के अंदर क्या है, दो एक्सिस होते हैं, वन इज मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ओके इलिप्स का जो शेप है वो क्या है, वो अंडे की तरह होता है। उसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। अगर हम दोनों एक्सिस का एवरेज लेंगे, है ना, दोनों भी एक्सिस का हम एवरेज लेते हैं। ओके तो और सो प्लैनेट्स रिवॉल्व्स इन ए इलिप्स एंड सन इज द वन ऑफ द फोसाई। यानी कि सन क्या है, वन ऑफ द फोसाई। फोसाई के प्लूरल फॉर्म में फोकस का, तो सन क्या, इसके बहुत सारे फोसाई रहते हैं। इलिप्स का इधर भी एक रहता है फोसाई। तो सन इज वन, ओके सन इज वन ऑफ द फोसाई। ओके आप ये फिगर में भी आप देख रहे हैं। ओके केप्लर सेकंड लॉ, तो केप्लर सेकंड लॉ सेज दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके द लाइन जॉइनिंग स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके ये जो लाइन जॉइन कर रही है सन से लेके यहाँ तक, ये लाइन है। तो ये लाइन क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करती है, स्वीप करती है। ओके ये एरिया 1 है। ओके तो यहाँ पर टाइम टी लिए, तो ये एरिया 2 बन रहा है, यहाँ भी टाइम 2 ले रहे हैं। अगर 1 और 2 इक्वल है मीन्स टाइम भी क्या है, अगर एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2 और एरिया ऑफ 3 इक्वल है, तो दोनों तो ये तीनों एरिया स्वीप्स करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम भी क्या इक्वल है। ये केप्लर सेकंड लॉ। ओके देखिए अगर लाइन स्वीप्स कर रही है ज्वाइनिंग करते हुए, तो क्या बना रही है, एरिया बना रही है ना। लाइक वो क्या है, अगर लाइन ज्वाइनिंग करती है, मूव करती है, तो वो क्या बनाती है, एरिया बनाती है। लाइक अगर आप एक ऐसा अगर कोई ब्रश अगर मूव कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है ना, कि एरिया बन रहा है। तो ये जो एरिया है, तो एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स अगर कोई प्लैनेट, अगर वो प्लैनेट 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होने के लिए, अगर 1 सेकंड में 2 मीटर स्क्वायर एरिया बना रहा हो, कंसिडर 2 मीटर स्क्वायर एरिया स्वीप्स कर रहा है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव होने के लिए भी उसे 1 सेकंड टाइम लगेगा और उसका एरिया बनेगा 2 मीटर स्क्वायर। ओके we are going to the Kepler's third law. Kepler's third law says the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Okay, square of the time period. Time period means time taken to complete the one revolution. ना one revolution complete करने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ओके इफ प्लैनेट्स का मोशन ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, प्लैनेट मूव होके और ए पॉइंट पर ही आए, मोशन के ए पॉइंट से स्टार्ट होके ए पॉइंट पे ही आए। तो ए पॉइंट से स्टार्ट होके 8 पॉइंट पे आया मीन्स प्लैनेट ने वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया अराउंड द सन। तो ये वन रिवोल्यूशन जो कंप्लीट कर लिया, तो इसको वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। इट रिक्वायर्ड सम टाइम। ओके इसको जितना भी टाइम लगेगा, तो उस टाइम पीरियड का अगर हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर आपको मालूम टी स्क्वायर मीन्स टी इंटू टी, है ना। कंसीडर अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए अगर उसे, है ना, 10 आवर्स लगते हैं, है ना, 10 घंटे लगते हैं 10 आवर्स, तो 10 आवर्स का स्क्वायर 100 आवर्स। ओके 100 घंटे हो गए उसका स्क्वायर। ओके 100 घंटे हो गए, तो इस टाइम पीरियड का क्या स्क्वायर है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन। तो प्लैनेट का मीन डिस्टेंस, हम यहाँ मीन डिस्टेंस क्यों पढ़े, आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मीन। देखिए यहाँ पर प्लैनेट्स अगर इस पोजीशन पे रहता है तो उसका सन
डिस्टेंस क्या डिफरेंट है, अगर इस पोजीशन पे रहता है तो सन से लेकर डिस्टेंस डिफरेंट है, इस पोजीशन पे डिफरेंट है, यानी हर पोजीशन पे उसका सन से डिस्टेंस क्या है डिफरेंट है। तो हम सारे ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है ना, तो हम सबका क्या ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं। मीन मीन्स एवरेज, ओके, एवरेज ले रहे हैं। इन सारे डिस्टेंस का हम क्या मीन ले रहे हैं, यानी इसका एवरेज ले रहे हैं। हम किसी भी हम पॉइंट का एक ही पोजीशन का हम डिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग दी मीन डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर केप्लर्स लॉ कंसिडरिंग है ना, केप्लर्स कंसिडरिंग मीन डिस्टेंस, उन्हें किसी भी पॉइंट का एक डिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहा है बल्कि मीन कर रहा है। मीन के मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, मीन मीन्स एवरेज, समटाइम इट टेक्स एट एवरेज, ओके, है ना। इन मैथमेटिक्स यू हैव टू आल्सो रन अरिथमेटिक मीन, ओके, समटाइम इट्स रिलेटेड टू द एवरेज। तो यहाँ पर मीन डिस्टेंस ले रहा है, ओके। तो मीन डिस्टेंस का क्यूब, क्यूब मीन्स अगर डिस्टेंस एस है तो एस मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस, है ना, एस एस यानी एस क्यूब, ओके। क्यूब ऑफ 2 इज 8, ओके। तो व्हाट इज 8, है ना, द टाइम पीरियड, है ना। तो व्हाट के प्लस थर्ड लॉ, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun, okay। so जो टाइम पीरियड है ईच एंड एवरी प्लानट का, हर प्लानट का जो टाइम पीरियड है अराउंड द सन रिवॉल्व होने का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द सन, ओके। अगर कोई प्लैनेट्स अगर सन से जितने दूर रहेगा, ओके, तो उतना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड रहेगा, और कोई प्लैनेट जितना ज़्यादा करीब रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। तो उसका रिलेशन भी बताया, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, है ना, मीन डिस्टेंस, ओके। मीन्स द, इसका मतलब ऐसा भी होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड क्यूब ऑफ टू दी क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड लो और उसका मीन डिस्टेंस लो, टाइम पीरियड का स्क्वायर करो और मीन डिस्टेंस का क्यूब करके दोनों का रेशियो लो, तो सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मीन्स अर्थ का भी, ओके, अर्थ के टाइम पीरियड का स्क्वायर को अगर हम अर्थ के मीन डिस्टेंस के क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वो भी इक्वल रहेगा मास के टाइम पीरियड का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय मास के मेन डिस्टेंस के क्यूब के। तो ये चीज़ें क्या इक्वल रहेंगी किसी भी प्लैनेट्स में, ये कांस्टेंट थिंग है, ओके। दिस इज केपलर, है ना, केपलर्स के थर्ड लॉ में ये चीज़ बताई गई है, ओके। नाउ वी गोइंग to start the Newton's universal law of gravitation, okay। Newton's law, universal law of gravitation, what it says, कि वो क्या बोलता है, ओके। एवरी पार्टिकल, उसका स्टेटमेंट है, एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them, ओके। एवरी पार्टिकल यानी यूनिवर्स का कोई भी पार्टिकल रहने दो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स का पार्टिकल रहने दो, मैटर रहने दो, वो हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी तरफ कशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स है, वो जितना ज़्यादा मास रहेगा, जितना बड़ा मास रहेगा, जितना ज़्यादा मास रहेगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ज़्यादा रहेंगे। अगर दो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा रहेगा, ओके। लेकिन और वो जितने ज़्यादा क्लोज रहेंगे उतना ज़्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और वो ऑब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा दूर रहेंगे उतना कम उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ओके। ये बता रहा है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स m1 m2, ओके, उनका मास है m1 m2, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्ट करेंगे, ओके। और दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे फ्रॉम देयर सेंटर्स, ओके। दोनों का डिस्टेंस है d, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो वी नो दैट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 इंटू m2, ओके। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को स्क्वायर करना पड़ेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। F1 ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल कर रहे,
ना एक दूसरे की, यानी मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस इंक्रीज होंगे तो फोर्स इंक्रीज होंगी, ओके, और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होंगी, ओके, स्क्वायरली डिक्रीज होंगी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, ओके, आर यू गेटिंग। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटा के हम कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाए जी, तो यहाँ जी को बोलते हैं जी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ओके, एंड ऐसा यूनिट ऑफ जी मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके। तो जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू बहुत कम है, जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ओके, 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 मीन्स, ओके, 10⁻⁻11 मीन्स 1/10⁻11 मीन्स 0 पॉइंट के बाद आपको 10 0 लगाना पड़ेंगे, फिर उसके बाद 1 आएगा, ओके। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है जी की वैल्यू, ओके, तो इतना है, ओके, जी की वैल्यू है, ओके, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने मेजर किया है एक्सपेरिमेंटली वो हेनरी केवेंडिश एक्सपेरिमेंट है, ओके। 11th में इस नेक्स्ट ईयर अगर 11th अगर आप साइंस से लेंगे तो 11th में फिजिक्स के अंदर आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, ओके। इन एसआई यूनिट इस वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके। यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है या आना चाहिए, यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सिर्फ अर्थ ही क्यों अट्रैक्ट करती है, दूसरे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो टेबल है, ओके, ये टेबल एक दूसरे की तरफ क्यों मूव नहीं हो रहे, जब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वाई दिस टेबल्स आर डोंट मूव, ये मूव क्यों नहीं हो रहे, ओके। तो इसका पहला रीज़न है ये है कि आपको इससे पहले आपको पता है कि जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या बहुत कम है, तो इस टेबल का मास एज कम्पेयर टू अर्थ, इन दोनों टेबल का अगर प्रोडक्ट भी करें तो एज कम्पेयर टू अर्थ ये मास क्या बहुत ज़्यादा बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ। सेकेंड थिंग फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स भी रहती है फ्रिक्शन की। थर्ड थिंग एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन फोर्स है, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है बहुत कम है, निग्लिजिबल है, ओके। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। अगर हवा में भी है ठीक है, अगर एयर में रहे फ्री फॉल रहे, अब एयर में यहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स का सवाल ही नहीं आता, तब भी ये एक दूसरे क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये एक दूसरे की तरफ क्यों मूव नहीं हो रहे, अगर अट्रैक्शन है तो एक दूसरे की तरफ क्यों मूव नहीं हो रहे। तो इसका रीज़न ये है फर्स्ट एयर रेजिस्टेंस एंड सेकंड इसका रीज़न ये है कि इनका मासेस कम होने की वजह से एक्सेलरेशन बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, है ना। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो अर्थ एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं हो रहा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका रीज़न ये है कि एप्पल का मास अर्थ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लो है, ओके, अर्थ क्या है बहुत बड़ा है और एप्पल का मास बहुत कम है अर्थ के कंपेयर में, इसलिए अर्थ मूव होते हुए ऑब्जर्व नहीं होता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अर्थ का बहुत कम हो जाता है, निग्लिजिबल, ओके। थैंक यू।